इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर है वो क्या है, वो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इससे पहले हमने किया है जो पिछला वाला वीडियो है उसमें हमने किया डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मैंने आपको पहले भी बोला कि हम पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी को ख़त्म करेंगे क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो है वो 20% नीट में पूछा जाता है, यानी कि जो 20% मार्क्स है नीट में ह्यूमन फिजियोलॉजी कंटेन करती है, यानी कि बायो में। अब हम इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो भी एनसीईआरटी की लाइन है वो हमने हर कोई लाइन कंप्लीट इसमें लाई है और हम एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे। तो अगर हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करेंगे तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन तो नीट में पूछे ही जाते हैं। छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा आपको ध्यान देना है, छोटा सा चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और वो भी इसी वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, बहुत छोटा वीडियो जाएगा, 20-25 मिनट का वीडियो जाएगा। आपको 20-25 मिनट आपको ध्यान से सुनना है। जो जो पॉइंट्स में लिखाऊंगा वो भी आपको याद रखने हैं और जो पॉइंट्स में बोलूंगा उन पे भी फोकस करना है। तो शुरू करते हैं किसको, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम देखेंगे ब्रीथिंग के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, ब्रीथिंग के बारे में। ब्रीथिंग के बारे में क्या बोला जाता है, बोला जाता है कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसको अगर हम एक्सचेंज करेंगे किससे, CO2 से। जो CO2 कौन बनाते हैं, जो CO2 सेल्स बनाते हैं। अगर हम एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसको CO2 से एक्सचेंज करेंगे उसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हम CO2 जो सेल्स बनाते हैं उसको एक्सचेंज करेंगे ऑक्सीजन से, वो ब्रीथिंग है। सिंपल क्या है, सिंपल है एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। उसके बाद सीधे चलते हैं किस पे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे। किस में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उस पे अगर हम नजर डालेंगे तो सारे जो एनसीईआरटी ने दिए हैं हमने वो सारों को कवर किया है। इस चार्ट में सब कवर किया गया है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में यहां से हमने लिखे हैं ऑर्गेनिज्म्स को, यहां से हमने लिखा है मैकेनिज्म को, यानी क्या मैकेनिज्म उनमें फॉलो होता है। अगर हम बात करेंगे स्पॉन्जिस की, स्पॉन्जिस यानी कि पॉरीफेरा की बात करेंगे, सीलेंट्रेटस की बात करेंगे या फ्लैट वर्म्स की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चार्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से नजर बनाए रखना इस चार्ट पे। स्पॉन्जिस की बात करेंगे, सीलेंट्रेटस की बात करेंगे या फ्लैट वर्म्स की बात करेंगे तो इनमें क्या होता है, इनमें सिंपल डिफ्यूजन होता है। ये पॉइंट याद रखना है, इनमें सिंपल डिफ्यूजन होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अर्थवर्म की, अगर हम बात करेंगे किसकी, अर्थवर्म की। अर्थवर्म में क्या है, मॉइस्ट स्किन, यानी मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्या होगा, रेस्पिरेशन होगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इंसेक्ट्स की, इंसेक्ट्स में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं। कौन होते हैं इंसेक्ट्स में, ट्रैकियल ट्यूब्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स की बात करेंगे, मोलस्कस की बात करेंगे या फिश की बात करेंगे, किस चीज की बात करेंगे, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस या फिश की बात करेंगे, तो उसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है ब्रैंकियल, या उसको हम गिल्स बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन या बोलते हैं उसको गिल्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की, एव्स की या मैमल्स की, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स या मैमल्स की बात करेंगे तो उनमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन होती है। कौन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, यानी लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगी। ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको याद रखना है। क्या, स्पॉन्जिस, सिलेंट्रेटस, फ्लैट वर्म में सिंपल डिफ्यूजन, अर्थवर्म में मॉइस्ट स्किन, इंसेक्ट्स में ट्रैकियल ट्यूब्स, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस और फिश में ब्रैंकियल रेस्पिरेशन यानी गिल्स के थ्रू, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवज एंड मैमल्स में पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी लंग्स के थ्रू। उसके बाद सीधे हम चलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। किस पे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने से पहले आपको बस ये स्यूकेनस याद रखनी है। स्यूकेनस क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा नॉस्ट्रिल्स। क्या आएंगे, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स आएंगे सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। बस ये चार्ट याद रखना, उसके बाद हम एक एक करके सबको करेंगे। तो नॉस्ट्रल्स के बाद क्या आएगा, नेजल चैम्बर आएगा। नॉस्ट्रल्स के बाद आएगा नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के बाद क्या आएगा, फेरेंकस। फेरेंकस है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये मैंने पहले भी आपको बोला है किसमें, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। फेरेंकस के बाद क्या आएगा, लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या है, यानी साउंड बॉक्स है। या क्या है, लैरिंक्स को हम बोलते हैं साउंड बॉक्स भी। लैरिंक्स के बाद आएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आएगा लैंग्स। ये चीजें आपको याद रखनी है। नॉस्ट्रल्स के बाद नॉस्ट्रल नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद फेरेंकस, फेरेंकस के बाद लैरिंक्स,
लैरेंकस, लैरेंकस के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद लंग्स। ये चार्ट आपको ऐसे ही बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की ही बात करेंगे, जो मैंने बोला था थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं दूंगा आपको। तो वो ये है, अगर हम बात करेंगे कहाँ से, मैंने बोला नेजल चैम्बर से हम जाएंगे फेरेंक्स में, फेरेंक्स के बाद जाएंगे लैरेंकस में, लैरेंकस के बाद जाएंगे ट्रैकिया। तो असली जो कहानी है वो ट्रैकिया से शुरू हो जाएगी। कहाँ से? ट्रैकिया से ही शुरू हो जाएगी। ट्रैकिया क्या करता है? ट्रैकिया फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, किस पे? ट्रैकिया फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो ट्रैकिया है वो डिवाइड करेगा किस पे? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे वो डिवाइड करेगा। वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा ब्रोंकस। क्या बनाएगा? ब्रोंकस। याद रखना है क्या बनाएगा? ब्रोंकस। अब ब्रोंकस क्या करता है? वो प्राइमरी ब्रोंकस बनाता है, सेकेंडरी ब्रोंकस बनाता है और टर्शियरी ब्रोंकस बनाता है। ट्रैकिया ने डिवाइड किया, क्या बनाया? ब्रोंकस बनाया। ब्रोंकस क्या बनाएगा? प्राइमरी ब्रोंकस बनाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकस बनाएगा और टर्शियरी ब्रोंकस बनाएगा। जब ब्रोंकस कंप्लीट हो गए ना, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूलस बनेंगे। क्या बनेंगे? इनिशियल ब्रोंक्यूलस बनेंगे। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या बनेगा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनेगा। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद क्या बनेगा? एल्वियोल। और यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट एक याद रखना है, यहां पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद एल्वियोलर डक्ट भी होता है। उसके बाद क्या बनता है? एल्वियोलाई बनता है। बस इतना याद रखना है। ट्रैकिया डिवाइड करेगा किस पे? फिफ्थ थोरेसिका वर्टिब्रा पे। उसके बाद क्या बनाएगा? ब्रोंकस बनाएगा। ब्रोंकस में क्या क्या होगा? प्राइमरी ब्रोंकस होगा, सेकेंडरी और टर्शियरी होगा। उसके बाद क्या बनेगा? इनिशियल ब्रोंक्यूलस बनेगा। उसके बाद क्या होगा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल और एल्वियोल। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पार्ट में वो क्या है? वो ये है, ये क्या बोलता है कि सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। जो ट्रैकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूलस तक जो भी पार्ट आएगा, कहाँ से? ट्रैकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूलस तक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ट्रैकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूलस तक जो भी पार्ट आएगा उसमें क्या होगा? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स उसमें प्रेजेंट होंगी। ट्रैकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूलस तक जो भी पार्ट आएगा उसमें क्या होगा? उसमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होंगी। तो ये था। उसके बाद एनसीईआरटी ने लिखा है दो जोन के बारे में। किस किस के बारे में? सबसे पहले जो जोन उसने दिया है वो है कंडक्टिंग जोन। कौन सा है? वो है कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन के बारे में क्या बोला जाता है? कंडक्टिंग जोन कहां से कहां तक शुरू होता है? अगर हम बात करें कंडक्टिव जोन की, तो नॉस्ट्रल से शुरू होता है। कहां से? नॉस्ट्रल से शुरू होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल पर एंड होता है। यानी नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जो भी चीजें आएंगी वो किस में होगी? वो कंडक्टिंग जोन में होंगी। नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जो भी पार्ट्स आएंगे वो कंडक्टिंग जोन में आएंगे। कंडक्टिंग जोन क्या करता है? इसका काम क्या है? ये ह्यूमिडिफिकेशन करता है। किसकी? एयर की ह्यूमिडिफिकेशन करेगा। दूसरी चीज जो है, ये इम्प्योरिटीज को स्टॉप करेगा। क्या करेगा? इम्प्योरिटीज को स्टॉप करेगा। तीसरी चीज जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, ह्यूमिडिफिकेशन करेगा, इम्प्योरिटी को स्टॉपेज करेगा और टेम्परेचर रेगुलेटर है। कौन? कंडक्टिंग जोन। कहां से? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कहां से शुरू होता है? नॉस्ट्रल से शुरू होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे एंड होता है। उसके बाद जो दूसरा जोन है वो है रेस्पिरेटरी जोन। उसको हम एक्सचेंज जोन भी कहते हैं। जो रेस्पिरेटरी जोन है ना, ये एल्वियोलर डक्ट से शुरू होगा। कहां तक? एल्वियोलाई तक। यानी एल्वियोलर डक्ट से शुरू होगा एल्वियोलाई तक। इसमें रेस्पिरेटरी जोन में बस इतना याद रखना है कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराएगा। क्या कराएगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेटरी जोन इतना याद रखना है, एल्वियोलर डक्ट से एल्वियोलाई तक होता है। ये दो जोन थे जो एनसीईआरटी ने बताए थे। उसके बाद लंग्स के बारे में कुछ एक और पॉइंट बताया है, वो हम इस सिंपल डायग्राम से समझेंगे। वो पॉइंट्स क्या है? तो यहां पर बोला जाता है कि जो लंग्स है ना, उसके बाहर में क्या है? वो दो मेम्ब्रेन्स है। उसके बाहर में प्लूरल मेम्ब्रेन्स है। क्या प्रेजेंट है? प्लूरल मेम्ब्रेन्स। अगर हम देखेंगे, एक है आउटर, कौन सा? ये वाला है, ये वाला है आउटर मेम्ब्रेन। क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। और जो ये वाला है ना, ये वाला है इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, एक है आउटर मेम्ब्रेन, एक है इनर मेम्ब्रेन। अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद थोरेसिक लाइनिंग, यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन है ना वो थोरेसिक से कॉन्टैक्ट में है। किसमें? थोरेसिक की जो लाइनिंग है उससे कॉन्टैक्ट में है। कौन सा? आउटर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन क्या है? इन कॉन्टैक्ट विद लंग्स। इनर मेम्ब्रेन जो है वो किससे कॉन्टैक्ट में है? लंग से कॉन्टैक्ट में है। आउटर मेम्ब्रेन थोरेसिक से है, इनर मेम्ब्रेन लंग से है। और जो ये दो क्या है? दो मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, इन दो के बीच में एक फ्लूइड है। इन दो के बीच में एक फ्लूइड है। उस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। वो प्लूरल फ्लूइड का जो फंक्शन है ना वो है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। क्या है? वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा।
बस तीन बातें याद रखनी है। जो आउटर मेम्ब्रेन है थोरेसिक से कांटेक्ट में है, जो इनर मेम्ब्रेन है लंग से कांटेक्ट में है, और जो इन दो मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो कौन सा फ्लूइड है, वो प्लूरल फ्लूइड है। वो क्या करता है, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। उसके बाद हम सीधे चलेंगे किस पे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग कैसे होती है, क्या मैकेनिज्म होता है ब्रीथिंग का। तो अगर हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को समझना है तो हमको दो चीजें समझनी है, यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अगर हम इंस्पायरेशन को समझेंगे तो सिंपल बात है, एक्सपायरेशन को हम सीधे ही निपटा डालेंगे। तो हम इंस्पायरेशन को थोड़ा अच्छी तरह से समझेंगे। इंस्पायरेशन में क्या बोला जाता है कि जो एयर है ना, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसको हमने लाना है कहां पे, लंग्स में लाना है। ये एयर है, इस एयर को हमने लाना है लंग्स में। कहां पे, लंग्स में। अब इस एयर को लंग्स में लाने के लिए प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसीजर अगर आप समझ गए ना तो आप समझो कि सारा इंस्पायरेशन, सारा ब्रीथिंग मैकेनिज्म आपने समझ लिया। बस वो समझना है कि इस एयर को हम कैसे यहां पे ला सकते हैं, किसमें, लंग्स में कैसे हम ला सकते हैं। तो इसके लिए जो मैकेनिज्म है वो मैं आपको यहां से बोलूंगा। तो वो मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ये कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक जाना है। यानी यहां पे जो है वो क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए। यहां पे जो है वो हाई प्रेशर होना चाहिए, और जो यहां पे लंग्स में है वो लो प्रेशर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाहर जो है बाहर हाई प्रेशर होना चाहिए, और जो लंग्स में है वो लो प्रेशर होना चाहिए। बस ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो इस प्रेशर को अगर हम समझेंगे, इससे किससे, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, वॉल्यूम से। यानी जहां पर प्रेशर ज्यादा वहां पर वॉल्यूम कम, जहां पर प्रेशर कम वहां पर वॉल्यूम ज्यादा है। तो अब हमको करना क्या है, अब हमको अगर प्रेशर यहां पे कम करना है, अगर हमको यहां पे लंग्स में प्रेशर कम करना है तो हमको वॉल्यूम को बढ़ाना है। किस चीज को बढ़ाना है, वॉल्यूम को बढ़ाना है। तो हम देखेंगे वॉल्यूम को कैसे हम बढ़ाएंगे। तो वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, हमको मसल कंट्रैक्शन चाहिए। वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हम मसल कंट्रैक्शन करेगी। तो कौन कौन सी मसल कंट्रैक्शन करेगी, एक करेगी डायफ्राम, एक करेगा डायफ्राम, एक करेगी इंटरकोस्टल मसल। आप खुद देखना इंस्पायरेशन में कौन मसल इन्वॉल्व होती है और एक्सपायरेशन में कौन, बस इतना यहां पे याद रखना है, इंटरकोस्टल मसल। अगर हम देखेंगे मसल कंट्रैक्शन कैसे होगी, तो मसल कंट्रैक्शन के लिए हमको क्या करना है, हमने पहले भी बोला हमको वॉल्यूम इंक्रीज करना है। तो हमको लंग्स में जो प्रेशर है ना, जो लंग्स में प्रेशर है उसको डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अगर हम देखेंगे लंग्स की जो शेप है ना वो क्या है, वो डोम शेप्ड होता है। वो जो नीचे होता है वो होता है डोम शेप्ड। यहां पर मैं दूंगा आपको, ये यहां पर क्या है, ये यहां पर है डोम शेप्ड। क्या है, डोम शेप्ड। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम प्रेशर को इसमें कम करेंगे, अगर हम प्रेशर को कम करेंगे तो उसका मतलब है वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये डोम शेप्ड से किस शेप में आ जाएगा, ये फ्लैट शेप में आ जाएगा। यानी अगर डायफ्राम फ्लैट शेप में आ जाएगा तो समझ लेना वॉल्यूम ज्यादा हो गया। क्या समझ लेना, वॉल्यूम ज्यादा हो गया। लेकिन जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन करेगा, अगर देखो अगर ये डायफ्राम में इसने कॉन्ट्रैक्शन किया, अगर ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ये डोम शेप यहां से यहां आ जाएगा, यानी कि ये फ्लैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो क्या होता है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में लेकिन वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। यानी इस लाइन में एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में ये क्या करेगा, ये वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। उसके बाद है इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल जो है ना वो डॉर्सो वेंट्रली, क्या, डॉर्सो वेंट्रली, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। डॉर्सो वेंट्रली क्या करेगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। डायफ्राम एंटीरियर पोस्टीरियर, और जो इंटरकोस्टल मसल है वो डॉर्सो वेंट्रली। और डायफ्राम में क्या होगा, डोम शेप से फ्लैट शेप बनेगा। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो बाहर से जो ऑक्सीजन है, बाहर से जो एयर है वो अंदर आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्रेशर कम होगा या नेगेटिव प्रेशर हम इसको बोलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर होगा। तो एयर यहां से यहां तक आराम से जा सकता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, ये था इंस्पायरेशन। क्या था, इंस्पायरेशन। अगर हम देखेंगे एक्सपायरेशन, बस इसका अपोजिट करना है। जो मैंने इंस्पायरेशन में बोला उसको अपोजिट करना है, तो आपको खुद समझ आएगा एक्सपायरेशन क्या है। यही पॉइंट लिखा है कि एक्सपायरेशन जो है वो अपोजिट है किसके, इंस्पायरेशन के अपोजिट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे याद रखने हैं। ये है इंस्पायरेशन और ये है एक्सपायरेशन। बस इसमें आपको थोड़े से पॉइंट्स याद रखने हैं।
अगर हम बात करेंगे यह है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्या है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर? अगर इंस्पायरेशन है ना, अगर इंस्पायरेशन है तो मैंने पहले भी बोला कि लंग्स लंग्स यानी कि पल्मोनरी प्रेशर जो है वो क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। इंस्पायरेशन में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लो होना चाहिए, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लो होना चाहिए। और एक्सपायरेशन में प्रेशर क्या होना चाहिए, एक्सपायरेशन में प्रेशर हाई होना चाहिए। क्योंकि अगर एक्सपायरेशन में प्रेशर हाई होगा तो अंदर से ही बाहर निकलेगा, फिर एटमॉस्फेयर में कम होगा, अंदर ज्यादा होगा तो अंदर से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। इसलिए हाई प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यहाँ पे हाई होना चाहिए। तो अगर हम शेप की बात करेंगे, किसकी, डायफ्राम की शेप की बात करेंगे, मैंने पहले भी बोला कि अगर डूम शेप्ड होता है तो वो फ्लैट बन जाएगा। किसमें, इंस्पायरेशन के केस में क्या बन जाएगा, वो फ्लैट बन जाएगा। इंस्पायरेशन के केस में वो फ्लैट बन जाएगा, लेकिन एक्सपायरेशन के केस में वो वापस से क्या बन जाएगा, डूम शेप्ड वापस से बन जाएगा। एक्सपायरेशन के केस में वो वापस से क्या बन जाएगा, डूम शेप्ड बन जाएगा। अगर हम बात करेंगे प्रेशर इन लंग्स की विद रेस्पेक्ट टू किसमें, एटमॉस्फेरिक एयर में, तो यहां पर मैंने बोला इंस्पायरेशन में नेगेटिव, अगर लो से याद रखना कि नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए, लो से याद रखना नेगेटिव प्रेशर इंस्पायरेशन में होना चाहिए। और एक्सपायरेशन में याद रखना कि हाई प्रेशर से याद रखना कि पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रेशर इन लंग्स नेगेटिव होना चाहिए इंस्पायरेशन में, और एक्सपायरेशन में पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में माना जाता है, और जो जिसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती है स्टूडेंट्स को, उन कन्फ्यूजन्स को हम निपटा देंगे यहीं पे। खाली 2-3 लाइन में उसको याद करेंगे। कैसे सिंपल वे में याद करेंगे वो मैं बताऊंगा, यहीं पे याद करा के दूंगा आपको। लेकिन उससे पहले आपको ये 2 चीजें इसमें याद रखनी है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज में बस इतना सा याद रखना है आपको कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एक ब्रीथिंग मैकेनिज्म को क्या मेजर कर सकते हैं, रेस्पिरेशन को हम मेजर कर सकते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या हम बोलते हैं, सुपायरोमीटर, सुपायरोमीटर हम बोलते हैं। और जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज होती है, इसका सिग्निफिकेंस किस काम में आता है, ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स या कैपेसिटीज अगर हम बोलेंगे ये क्लिनिकल असेसमेंट में आता है, ये पल्मोनरी फंक्शन को चेक करता है। तो सिग्निफिकेंस क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन है, और जो इंस्ट्रूमेंट चेक करेगा वो क्या है, वो है सुपायरोमीटर है। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को हम शुरू करेंगे। तो सिंपल से समझेंगे, सिंपल चीजें हैं, बस इसमें सारा कुछ है। ये जो 4 लाइनें यहां पे लिखी है ना, इसमें सारा कुछ है। ये आपको सारी चीजें, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स भी और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज भी याद कराएगा। बस इसको आपको याद करना है। सबसे पहले है टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, अब बातों पे ज्यादा ध्यान देना। किस पे, बातों पे भी ज्यादा ध्यान देना, जो मैं बोलूंगा उस पे अच्छा सा ध्यान देना। जो टीवी है वो है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है, यह है एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड पर ब्रेथ, नॉर्मल है, यह है एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड पर ब्रेथ। बस इतना याद रखना है। टाइडल वॉल्यूम का क्या है, 500 ml। टाइडल वॉल्यूम का क्या है, 500 ml। उसके बाद है IRV। IRV यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें इतना याद रखना है, जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ना, वो फोर्सफुल इनहेलेशन है। क्या है, फोर्सफुल इनहेलेशन। IRV में याद रखना है, यह है फोर्सफुल इनहेलेशन। ये कितना है, 2500 से है 3000 ml तक है, इतना याद रखना है। उसके बाद है ERV। क्या है, ERV। ERV क्या है, ERV है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसको हम बोलते हैं फोर्सफुल एक्सहेलेशन। ये क्या है, IRV है फोर्सफुल इनहेलेशन, ये है फोर्सफुल एक्सहेलेशन। बस इतना सा याद रखना है। उसके बाद है RV यानी रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये क्या है, ये है एयर लेफ्ट इन लंग्स, ये है एयर लेफ्ट इन लंग्स, RV याद रखना, एयर लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन, आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन, एयर प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन। बस इतना सा याद रखना है। अब कैपेसिटीज को कैसे याद रखना है, ये तो सबको याद होता है। जो अब कैपेसिटीज को कैसे याद रखेंगे, सिंपल वे में बस इतना सा याद रखना है आपको कि जो टीवी प्लस IRV है, यानी कि जो पहले 2 है ना, टीवी प्लस IRV, टीवी प्लस IRV, वो क्या बनाएंगे, वो बनाएगी IC। वो क्या बनाएगी, वो बनाएगी IC। बस इतना सा याद रखना है, यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी वो बनाएगा। टीवी प्लस पहले जो 2 है ना, पहले जो 2 टीवी प्लस IRV, वो बनाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या बनाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और जो पहला और तीसरा है, पहले मैंने बोला पहला और जो दूसरा है वो बनाएगा IC। अब पहला और तीसरा जो है ना, वो क्या बनाएगा, यानी टीवी प्लस ERV, टीवी प्लस ERV जो है वो बनाएगा EC। वो बनाएगा EC एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, वो बनाएगा EC एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद अगर हम देखेंगे ना,
तीसरा और चौथा, क्या तीसरा और चौथा जो है ई आर वी और आर वी, जो ई आर वी और आर वी है वो बनेगा एफ आर सी यानी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ई आर वी और आर वी क्या बनाएगा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इन एरोज पे ज्यादा ध्यान, आपको बोल रहा था कि जो ये एरोज है ना, इन एरोज पे आप बहुत ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि इन एरोज से आपको सब कुछ याद रह सकता है। पहले जो दो है ये ऐसे है, पहले वाले दो आईसी बनाएंगे, फिर दूसरे से तीसरे तक यानी कि दूसरा और तीसरा, खाली दूसरा और तीसरा ये क्या बनाएगा, ईसी बनाएगा। फिर तीसरा और चौथा जो है वो एफ आर सी बनाएगा। उसके बाद अगर हम पहले से तीन तक जाएंगे यानी पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला यानी टीवी, आईआरवी, ईआरवी, जो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा वीसी यानी कि वाइटल कैपेसिटी बनाएगा। उसके बाद अगर हम इन सारे को ले जाएंगे, टीवी को, आईआरवी को, ईआरवी को, आरवी को, वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी बनाएगा। बस इतना याद रखना, पहले दो में क्या है, टीवी और आईआरवी, दूसरे और तीसरे में क्या बनेगा, ईसी बनेगा, तीसरे और चौथे में क्या बनेगा, एफआरसी बनेगा, फिर पहले तीन में वीसी बनेगा और पहले से चार तक क्या बनेगा, टीएलसी बनेगा। ये क्या था, ये था रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज था, ये आपको याद रखनी है, और वॉल्यूम्स भी था, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करेंगे। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम बोलते हैं साइट ऑफ एक्सचेंज, जहां पे एक्सचेंज होगा ना वो साइट कौन सी होगी, तो वो एल्वियोलाई होगी। प्राइमरी साइट जो है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट कि प्राइमरी साइट जहां पे एक्सचेंज होगा ना वो एल्वियोलाई होगा। कौन होगा, वो एल्वियोलाई होगा। वो किस किस में होगा, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू में होगा। दूसरी जगह कहां पे होगा, वो होगा ब्लड एंड टिश्यू। पहली जगह में एल्वियोलाई में होगा यानी प्राइमरी एक्सचेंज होगा यहां पे, फिर कहां पे हो सकता है, ब्लड और टिश्यू में हो सकता है। ये क्या था, ये था साइट ऑफ एक्सचेंज। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे एक्सचेंज किस किस पे बेस होता है, यानी एक्सचेंज किस किस चीजों पे बेस होता है वो हम देखेंगे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का इंपॉर्टेंट रोल है एक्सचेंज में। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बना, यानी कि अगर ग्रेडियंट नहीं बना तो एक्सचेंज भी नहीं होगा। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का जो है वो इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे भी एक्सचेंज बहुत प्रभावित है, यानी कि बहुत उस पर डिपेंड करता है। तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद करेंगे बात सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। गैसेस की सॉल्युबिलिटी कैसी है उस पर भी एक्सचेंज डिपेंड करेगा, या वो फैक्टर जो डिफ्यूजन रेट को कम या ज्यादा करेगा। कोई भी फैक्टर जो डिफ्यूजन रेट को बढ़ाएगा या घटाएगा तो वो भी किस पे इफेक्ट करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे वो भी इफेक्ट करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये याद रखना है कि जो CO2 है ना वो 20 to 25% ज्यादा सॉल्युबल है, मोर सॉल्युबल है किससे, ऑक्सीजन से। CO2 जो है वो 20 से 25% जो है ज्यादा सॉल्युबल है ऑक्सीजन से। किससे, ऑक्सीजन से। ये था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो किस किस पे बेस करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे, एनी फैक्टर दैट इफेक्ट डिफ्यूजन रेट, चाहे डिफ्यूजन रेट को कम करेगा या ज्यादा करेगा उस पर डिपेंड करेगा। और ये पॉइंट याद रखना है कि CO2 का जो सॉल्युबल है वो 20 to 25% ऑक्सीजन से ज्यादा है। उसके बाद एनसीईआरटी ने एक टेबल दिया है, टेबल 17.1। इस टेबल 17.1 को इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेटरी गैस को यहाँ पे, फिर हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ, फिर हम देखेंगे ऑक्सीजन को, फिर हम देखेंगे ऑक्सीजन को, फिर हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। रेस्पिरेटरी गैस को देखेंगे, ऑक्सीजन को देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे। अगर हम एटमॉस्फेरिक एयर की बात करेंगे ना तो एटमॉस्फेरिक एयर में जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आएगी 159 और यहाँ पे आएगी 0.3। एल्वियोलाई में फिर थोड़ा क्या होता है, थोड़ा कम होता है, इससे थोड़ा कम होता है, 104 आएगा। और लेकिन यहाँ पे एल्वियोलाई में बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। यहाँ पे एल्वियोलाई में कितना आएगा कि 40 आएगा। एल्वियोलाई में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा 40। अगर हम ब्लड की बात करेंगे सबसे पहले किसकी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात इंपॉर्टेंट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में ज्यादा होगा, ऑक्सीजन में कम होगा। बस ऐसे ही याद रखना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजन में कम होगा। 40 ऑक्सीजन में है और CO2 में कितना है, 45 है।
उसके बाद अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेंगे, ये सिंपल बात है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ऑक्सीजन में ज़्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड में कम होगा। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो ऑक्सीजन में ज़्यादा है, यानी 95 है, और कार्बन डाइऑक्साइड में कितना है, 40 है। कार्बन डाइऑक्साइड में कम है, 40 है। उसके बाद टिश्यूज़ की बात करेंगे तो टिश्यूज़ में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा और ऑक्सीजन कम होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात याद रखने की, ऑक्सीजन में टिश्यूज़ की मात्रा जो है वो कम होगी, यानी ऑक्सीजन जो है वो 40 है यहाँ पे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 45 है। इसमें आप एक थोड़ी सी जो ट्रेंड है वो आप भी याद रख सकते हो, यानी ये आपको याद रखना है, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन है 159 और CO2 है 0.3। उसके बाद अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड वाले की बात करेंगे, थोड़ी सी ट्रेंड है, फिर क्या आता है, फिर आता है 40 45, फिर से 40 फिर 45, यानी रिपीट होता है 40 45 40 45, ऐसे इसको याद रखना है। अगर हम ऑक्सीजन में देखेंगे, थोड़ी सी एक ट्रेंड है, याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी आप उससे याद भी कर सकते हैं उसको। एल्वियोले में अगर हम यहाँ पे देखेंगे 104 फिर 40 फिर 95 फिर वापस से 40, 104 फिर 40 फिर 95 फिर 40, या ऐसे याद रखो, ज़्यादा फिर कम फिर ज़्यादा फिर कम, यहाँ पे रख सकते हैं याद, कम ज़्यादा कम फिर ज़्यादा। बस आपको याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको याद ज़रूरी करना है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, इस एनसीईआरटी ने 2-3 लाइनें इसके बारे में लिखी है, तो हमने भी इसको मुनासिब समझे कि यहाँ पे इसको चिपका देंगे। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में, टोटल जो है वो 3 लेयर्स होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो है एक लेयर क्या है, एक है थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई है ना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इसको याद रखना, जरूर याद रखना, क्या है, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई की पहली लेयर आएगी। उसके बाद क्या आएगी, उसके बाद आएगी एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज। क्या आएगी, एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज। एपिथेलियम जो है बाहर वाली है, एंडोथीलियम जो है वो अंदर वाली लेयर है। वो एंडोथीलियम जो है वो किसकी आएगी, वो कैपिलरीज की आएगी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एल्वियोलाई इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ पे कैपिलरीज इंपॉर्टेंट बनता है, और इन दो के बीच में जो आएगा वो आएगा बेसमेंट। क्या आएगा, बेसमेंट। लेकिन इतना याद रखना, जो एपिथेलियम है वो एल्वियोलाई की आएगी और जो एंडोथेलियम है वो कैपिलरीज की आएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। उसके बाद बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। किसकी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में क्या बोला जाता है कि लंग्स से जो है वो ऑक्सीजन जाएगा, किसको, टिश्यू को जाएगा। लंग से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टिश्यूज को जाएगा, और टिश्यूज से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी कि डिऑक्सीनेटेड ब्लड हम बोलेंगे उसको, जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड है ना वो वापस लंग्स को जाएगा। यानी जो बाहर से एयर आएगी ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी, वो किस में जाएगी, वो लंग्स में जाएगी। तो लंग्स टिश्यू को देगा वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन टिश्यू वापस में क्या देगा, लंग्स को देगा ऑक्सीडेटेड ब्लड। बस, और इतना याद रखना है, जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन 97% जो आरसीबीज है वो उसको कैरी करेगा, यानी जो ऑक्सीजनेटेड है वो 97% आरबीसीज के थ्रू कैरी होगा, और 3% जो है वो डिजॉल्व्ड के थ्रू कैरी होगा। 3% किसके थ्रू कैरी होगा, डिजॉल्व्ड के थ्रू कैरी होगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड में 20 से लेके 25% तक जो आरबीसीज है, आरबीसी 20 से 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा। यहाँ पे मैंने बोला 97% आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करेगा, यहाँ पे याद रखना है 20 से 25% आरबीसी CO2 को कैरी करेंगे। तो यहाँ पे 3% फिर था डिजॉल्व प्लाज्मा में, यानी कि प्लाज्मा के थ्रू, ठीक। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 70% बाइकार्बोनेट के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होगा। किसके, 70% बाइकार्बोनेट के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होगा, और 7% जो है वो डिजॉल्व होगा, 7% एज डिजॉल्व्ड होगा। यहाँ पे याद रखना है 97% आरबीसी, यहाँ पे याद रखना है 20 से 25% आरबीसी, लेकिन ज्यादा बाइकार्बोनेट के थ्रू, यानी 70% बाइकार्बोनेट के थ्रू के कैरी हो जाएगा। उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत सिंपलीफाई किया है। इसमें ऑक्सीडेशन डिसोसिएशन कर्व वर्व भी आएगा, उसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं वो हमने किए हैं। मैंने बहुत सिंपल और आसान तरीके से इसको लिखा है। क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, ये वापस से क्या बना सकता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन। यानी कि इसको मानो कि ये एक रिवर्स रिएक्शन है। अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना सकता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बना सकता है। अब मसला क्या है, अगर एल्वियोलाई, अगर लंग्स में, अगर एल्वियोलाई
एल्वियोला या लंग्स में हम बोलेंगे। अगर लंग्स में अगर हम देखेंगे, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ, एच कंसंट्रेशन, एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम हुई, टेम्परेचर कम हुआ, क्या पहला वाला जो है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अगर लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हुआ, बाकी जो तीन है वो कम है, आप यहां पे देख सकते हैं पहला वाला बड़ा है, फिर बाकी जो है वो कम है। अगर ऐसी कंडीशन आ गई ना तो बोल देना कि एसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन मतलब क्या, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलके क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये कहां पे होगा, ये लंग्स में होगा। यानी इस कंडीशन में क्या होगा, एसोसिएशन, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। लेकिन अगर हम टिश्यूज की बात करेंगे, अगर हम टिश्यूज की बात करेंगे, जो पहला वाला है वो कम है, लेकिन आप यहां पे ट्रेंड देखिए, यहां पर पहला वाला ज्यादा है फिर तीन कम है, यहां पर पहला वाला कम है फिर तीन ज्यादा है। बस इस ट्रेंड को याद रखना है। टिश्यू में अगर ऐसी कंडीशन हुई ना, वो टिश्यू में होगी, किस में होगी, टिश्यू में, तो वहां पे क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस में किस में कन्वर्ट होगा, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। एसोसिएशन कहां पे, लंग्स में होगी, डिसोसिएशन कहां पे, टिश्यूज में होगी, किसकी, लेकिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, बस इनको याद रखना है। और ट्रेंड क्या याद रखनी है कि पहला वाला ज्यादा फिर तीन कम, पहला वाला कम फिर तीन ज्यादा, एसोसिएशन में पहला वाला ज्यादा फिर तीन कम, डिसोसिएशन में पहला वाला कम फिर तीन ज्यादा, बस इतना याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे किसकी, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन की, किसकी, यानी कि उस अगर यहां पे क्या बोला गया है, अगर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ेगा, क्या, अगर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ेगा तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। अब इस पे भी ट्रेंड याद रखनी है, अगर एसोसिएशन होगी ना इसकी, यानी कि हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिलेगा तो कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन बनाएगा, वो किस में बनाएगा, वो टिश्यूज में बना सकता है, किसमें, टिश्यूज में बना सकता है। इसमें याद रखना है ट्रेंड, पहला वाला छोटा है यानी कि पहला वाला कम है, बाकी तीन ज्यादा है, पहला वाला कम है, बाकी तीन ज्यादा है। ऐसे ही डिसोसिएशन में भी है, डिसोसिएशन कहां पे होगी, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन की जो डिसोसिएशन वो लंग्स में होगी, उसका अपोजिट है, बस इतना याद रखना है कि उसका अपोजिट है। यहां पे पहला वाला ज्यादा है फिर तीन कम है, ये जो उसका ऑक्सी हीमोग्लोबिन का खाली अपोजिट है, बस इतना याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन करो जो है वो कैसा आता है, उसकी शेप आती है सिग्मोइड आती है, वो करो जो बनता है वो सिग्मोइड बनता है, क्या बनता है, सिग्मोइड, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद। और जो एक हीमोग्लोबिन है ना, वो चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है अपने साथ इन रिवर्सिबल मैनर, याद रखना है, इन रिवर्सिबल मैनर। एक हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड करेगा या कैरी करेगा। उसके बाद ये रिएक्शन आपको इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सॉरी अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस तो क्या बनेगा, H2CO3 बनाएगा। फिर अगर हम फिर से इसमें डालेंगे क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, यहां पे भी अगर हम सेम इसलिए लिखा है यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस यहां पे भी है, तो ये क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट बनाएगा, और क्या बनाएगा, H पॉजिटिव, और ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है। बस इस रिएक्शन को याद रखना है, एनसीईआरटी से ली गई है ये रिएक्शन। उसके बाद अगर हम देखेंगे रेगुलेशन की बात करेंगे, तो रेगुलेशन भी मैंने बहुत आसान किया है आपके लिए, सिंपल सा ये जो पैराग्राफ है ये आपको याद रखना है रेगुलेशन में। तो रेगुलेशन में हम देखेंगे रीजन्स और लोकेशन, कौन कौन सा रेगुलेट करेगा रेस्पिरेशन को वो हम देखेंगे। तो रीजन्स, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है, क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ना, वो उसकी लोकेशन कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। इन चीज़ों की जो लोकेशन है ना वो इंपॉर्टेंट आपको याद, वो पोनस में इसकी क्या है, इसके लोकेशन जो है पोनस में। उसके बाद जो है कीमो सेंसिटिव एरिया जो है वो भी रेगुलेशन करेगा रेस्पिरेशन की, तो इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, वो मेडुला ओब्लांगेटा में इसकी लोकेशन है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ऑर्टिक रिसेप्टर की, ऑर्टिक रिसेप्टर की लोकेशन कहाँ है, ऑर्टिक आर्क में, कहाँ पे है, ऑर्टिक आर्क में। और कैरोटिड रिसेप्टर उसके बाद है, उसकी जो लोकेशन है वो है कैरोटिड आर्टरी में। बस ये लोकेशन याद रखना है, ये रीजन याद रखना है, ये रेस्पिरेशन को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे रेस्पिरेशन को। अगर हम बात करेंगे इसकी न्यूमैटिक सेंटर की, तो ये क्या है, ये रिड्यूस करेगा किसकी, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन की, ये किसकी, ये रिड्यूस करेगा ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। उससे क्या होगा, उससे चेंज आएगी रेगुलेशन में, जितना रेस्पिरेशन में जितना जरूरत होगी उस हिसाब से उसमें रेगुलेशन आएगी। उसके बाद अगर हम इन तीनों की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, रेस्पिरेटरी एडजस्टमेंट, यानी ये रेस्पिरेशन को अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। बस इन रीजन्स को याद रखना है और इस लोकेशन को बस याद रखना है। और इसमें जो
इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स लिखे हैं एनसीईआरटी ने, वो क्या है, यानी ये सेंसिटिव है, किस चीज का ये सेंसिटिव है, ये सेंसिटिव है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में। और एच पॉजिटिव जो कंसंट्रेशन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले किसमें, रेस्पिरेशन में प्ले करता है। ये जो है ना ये चीजें दिखाती है कि रेस्पिरेशन कम करनी है या रेस्पिरेशन ज्यादा करनी है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पैराग्राफ में ये है कि जो रोल ऑफ ऑक्सीजन है ना वो कुछ भी नहीं है किसमें, रेगुलेशन में कुछ भी रोल ऑक्सीजन का नहीं है, यानी इनसिग्निफिकेंट रोल है किसमें, किसका, ऑक्सीजन का इसमें। तो उसके बाद चलेंगे सीधे लास्ट टॉपिक पे जो है डिसऑर्डर्स। क्या है, डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स को मैंने सिंपलीफाई किया है, इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे। यहां पे है डिजीज, क्या है, डिजीज लिखा है, डी से मैंने डिजीज को डिनोट किया है। यहां पे है इंपैक्ट जोन, क्या है, इंपैक्ट जोन, और यहां पे है कैरेक्टरिस्टिक, इंपैक्ट जोन है यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम एज्मा की बात करेंगे, किसकी, एज्मा या एस्थमा बोलो आप, उसकी बात करेंगे तो उसमें जो इंपैक्ट जोन है ना वो क्या है, वो है ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूलस। उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, क्या है, इन्फ्लेमेशन होती है, किसकी, ब्रोंकाई की या ब्रोंक्यूलस की। इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसमें क्या होता है, वीजिंग साउंड आती है, क्या आती है, वीजिंग साउंड आती है। तो एज्मा को याद रखना है, इन्फ्लेमेशन होगी ब्रोंकी या ब्रोंक्यूलस की, इसमें क्या आएगी, वीजिंग साउंड आएगी। उसके बाद है एम्फाइसीमा, क्या है, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या है, एल्वियोलर वाल जो है ना वो डैमेज हो जाएंगे। एम्फाइसीमा में इंपैक्ट जोन क्या है, एल्वियोलर वाल डैमेज हो जाएंगे। किसकी वजह से हो जाएंगे, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट याद रखना है यहां पर, जो एल्वियोलर वाल या एम्फाइसीमा जो है ये क्रोनिक डिजीज है, क्या है, क्रोनिक डिसऑर्डर है। और इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस जो है ना वो बहुत कम पड़ जाती है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डिक्रीज हो जाती है, किसमें, एम्फाइसीमा में। उसके बाद है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, क्या है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में इंपैक्ट जोन जो है वो लंग्स है, कौन सा है, लंग्स पे अटैक कर सकता है। इसमें क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंट याद रखना है, फाइब्रोसिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइब्रोसिस हो सकते हैं किसमें, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में। और क्या हो सकता है, वो लंग डैमेज होता है, और लंग डैमेज होता है, फाइब्रोसिस और लंग डैमेज। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने किसी दोस्त को शेयर करना ताकि आपको बेनिफिट पहुंचे और उसको भी बेनिफिट पहुंचे।